गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्णमाला से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वर्णमाला। थोड़ा सा हम चलते हैं इतिहास में और इतिहास में जा कर के देखते हैं कि किस तरह से मनुष्य ने भाषा का विकास किया था। पहला आपका काल था प्रागैतिहासिक काल और दूसरा आपका काल था आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा आपका काल था ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब कि पाषाण काल, और आदि ऐतिहासिक का काल हिंदू सभ्यता, और ऐतिहासिक काल जिसके बाद से जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक की शुरुआत है। तो इसे आपको जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जानना ये है कि जो प्रागैतिहासिक काल था उसमें लिखित साक्ष्य क्या प्राप्त थे? तो नहीं प्राप्त थे। जो आदि ऐतिहासिक काल यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी उसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त थे लेकिन पढ़े नहीं जा सकते थे। अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल तो इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त भी है और पढ़े भी जा सकते हैं। तो कहा जाए तो भाषा का विकास जो है मूल रूप से ऐतिहासिक काल से माना जाता है, जब से ये पढ़ा जाता है। और जो भाषा शब्द है इससे भी प्रश्न आता है आपका, भाषा शब्द से भी प्रश्न आता है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से, संस्कृत के भाष धातु से बना है। संस्कृत के भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है। अब जो है हमारी जो भाषा क्या है? हिंदी। और हिंदी, सामान्य हिंदी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो हिंदी की जो है, इससे भी प्रश्न आता है कि हिंदी की जो मूल जननी कौन है? ये प्रश्न आता है कि हिंदी की मूल जननी कौन है? तो हिंदी की मूल जननी संस्कृत है। प्रश्न ऐसे भी आता है कि सभी भाषाओं की, प्रश्न आता है आपका सभी भाषाओं की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो संस्कृत है। संस्कृत, इससे दो प्रश्न आते हैं। भाषा शब्द जो है भाष धातु से बना है। हिंदी की मूल जननी संस्कृत है और सभी भाषाओं की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। लगभग पूरे विश्व में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जो हिंदी शब्द है उससे क्या क्या प्रश्न आते हैं। हमने ये देखा था कि ये जो हिंदी शब्द है इसकी आदि जननी जो है संस्कृत है। इसका जो प्रोसेस हुआ था देख लेंगे कि किस तरह से संस्कृत से हिंदी बाहर आई थी। फिलहाल हम ये देखते हैं कि हिंदी जो शब्द है इसे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है। हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, यह जो है भारत की राजभाषा है। तो प्रश्न अगर पूछता है कि भारत की राजभाषा कौन सी है तो हिंदी है। पूछा जाएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, या ये पूछा जाएगा कि हिंदी का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में
इसका उल्लेख माना जाता है। भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में इसका उल्लेख है। अनुसूची 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। ये जो है 22 भाषाओं में से एक है। ये जो 22 भाषाएं जिन्हें संविधान में जो है मान्यता प्राप्त है वो है आपकी हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, डोगरी, मैथिली, असमिया, उड़िया, मराठी, नेपाली, सिंधी, कश्मीरी, मणिपुरी, पंजाबी, उर्दू, बोडो, संथाली, गुजराती, कोंकणी, कन्नड़। ये जो है 22 भाषाएं हैं। इन्हें जो है एक वीडियो में मैं ट्रिक के माध्यम से पूरा याद कराऊंगी, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपके आते हैं। और ये भी बताऊंगी कि किस भाषा को कब मान्यता प्राप्त हुई। तो ये एक अलग वीडियो होगी। फ़िलहाल ये जान लें कि ये इतनी 22 भाषाएं हैं, जिसमें से एक हिंदी है जो संविधान के भाग 17 में 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। सारी भाषाओं का है, तो उसमें बस मैंने जानने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। अब जो है एक और प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हिंदी जो है ये कैसे आया, इसका नामकरण कैसे हुआ। तो नामकरण माना जाता है कि सिंधु नदी के नाम पर हुआ था। जब भारत आए थे तो वो उनको जो है लैंग्वेज का दोष था, उनको भाषा दोष था। तो वे क्या करते थे कि स को जो है ह बोलते थे और ध को द बोलते थे। इस तरह से सिंधु जो है हिंदू हो गई, और हिंदू जो है हिंदू जो शब्द है यानी कि हिंदू यानी कि नदी हुई। हिंदू के आसपास बसने वाले यानी सिंधु के आसपास बसने वाले, इनकी लैंग्वेज में हिंदू के आसपास बसने वाले, और सही मायने में सिंधु नदी के आसपास बसने वाले सिंधवासी कहलाए। तो उनके अनुसार हिंदू नदी के आसपास बसने वाले हिंदवासी कहलाए, और हिंदवासियों की जो भाषा थी वो बन गई हिंदी। 61.8 करोड़ लोगों द्वारा यह बोली जाती है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में 61.8 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। एक और प्रश्न आता है कि हिंदुस्तानी भाषा का मानक रूप क्या है। तो हिंदुस्तानी भाषा का मानक रूप भी ये जो है हिंदी है। कुछ प्रश्न और भी हैं जो हिंदी शब्द से पूछे जाते हैं, जैसे विश्व की प्रमुख भाषा जो है वो हिंदी है। जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। इसका जो अनुच्छेद है वो है आपका 343 से लेकर के 351 तक अनुच्छेद में इसका उल्लेख पाया जाता है। भारत की राजभाषा 22 भाषाओं में से एक। संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। भारत के संविधान के भाग 17 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक इसका उल्लेख है। इसकी जो लिपि है वह देवनागरी है। विश्व की यह प्रमुख भाषा है। ये जो मूल रूप से जो संविधान था उसमें पहले 14 भाषाएं थी, बाद में जो है संशोधन करके 22 भाषाएं जो है हुई हैं धीरे धीरे। अब आगे हम देखते हैं वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हम फ्लैशबैक था जो कि थोड़ा सा बेस हमने देखा कि किस तरह से हिंदी का बेस है, किस तरह से हिंदी आई है, हिंदी का क्या अस्तित्व है। अब हम देखते हैं कि जो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि, जो कि हमारी हिंदी की वर्णमाला है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी की देवनागरी लिपि के बारे में अब हम जानते हैं। वर्णमाला वर्णों के क्रमागत व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहाँ भी आपको जो है खूब प्रश्न आपके गलत करवाए जाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। और पूछा जाए कि वर्णों के समुदाय
को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को भी हम वर्णमाला कहते हैं। अगर उसने पूछ दिया प्रश्न, एग्जाम ने प्रश्न पूछ दिया कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं, आपका आंसर होगा। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो ये आपका आंसर होगा वर्णमाला। लेकिन अगर उसने पूछ दिया कि वर्णमाला के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका पहला ऑप्शन दे देगा ये, दूसरा ऑप्शन दे देगा ये, तीसरा ऑप्शन दे देगा वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के क्रमागत व्यवस्थित समूह को वर्णों के क्रमागत समूह को। अगर ऐसे पूछेगा प्रश्न कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला सही होगा। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला सही होगा। वर्णों के क्रमागत व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला सही होगा। पूछेगा प्रश्नों के क्रमागत समूह को क्या कहते हैं, तो आंसर जो है वर्णमाला ही होगा। लेकिन अगर पूछ देगा कि वर्णमाला के बारे में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप इसे सही करेंगे, वर्णों के क्रमागत व्यवस्थित समूह को, इसे आप सही करेंगे। और वहाँ पर ये जो है ये सारे कुछ ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो इससे बचना है, इसे ध्यान देना है। फिर प्रश्न जो है एक और, यहाँ पर एक और प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि है। दोनों तरह से अगर पूछता है तो दोनों चीज़ें सही हैं। जो वर्ड है यह देवनागरी लिपि है, यानी कि लिखित रूप है ये, और जो ध्वनि है ये मौखिक रूप है। इसके जो है इसकी विशेषता एक और है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि, जैसे एक ध्वनि हम देखेंगे, ये आपकी क है। अगर इसके नीचे हलंत है, यानी कि जो है हल रूप है, ये संस्कृत का ये हल रूप है। और इसमें जो है जब हम स्वर मिलाते हैं, जैसे क में हमने मिला दिया अ स्वर, तो तब जा कर के ये जो है पूरा आपका क बनता है, और तब ये बन जाता है। जब इसके नीचे से हलंत हट जाता है तो इसका रूप जो है ये हो जाता है अक्षर का, यानी कि अक्षर के टुकड़े हो सकते हैं लेकिन वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण वे हैं या ध्वनि वह है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण जो है वह लिखित रूप है, और जो ध्वनि है वह भाषा का मौखिक रूप है। क जो है जिसके नीचे हलंत लगा होता है वह जो है संस्कृत का हल रूप है। और इसमें जब हम स्वर अ को प्लस करते हैं तब जा कर के ये पूरा अक्षर बन के तैयार होता है। एक और प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, प्रश्न आपका आ सकता है या पूछा भी जाता है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो भाषा की बड़ी इकाई जो है वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई जो है वह वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है, और शब्द से छोटी इकाई जो है अक्षर है जिसके टुकड़े हो सकते हैं, और अक्षर से छोटी इकाई जो है वह वर्ण है या जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं।
तो ये प्रोसेस है, इससे कई सारे प्रश्न आपके तैयार हुए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा का मूल रूप जो है वर्ड है या ध्वनि है। के टुकड़े नहीं किए जा सकते या ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जाते। के नीचे हलंत लगा है, ये जो है संस्कृत का हल रूप है। इसमें जब हम स्वर का मेल कराते हैं तब जा कर के ये अक्षर बन जाता है। अक्षर के टुकड़े किए जा सकते हैं। अक्षर के टुकड़े किए जा सकते हैं। अक्षर के टुकड़े किए जा सकते हैं। ये सारे अपने आप में एक एक शब्द, एक एक वर्ड प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अब और प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई उपवाक्य है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है। और पदबंध से छोटी इकाई अक्षर है। अक्षर से छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि है। अभी देखें पद और शब्द में क्या अंतर है। शब्द जो है जैसे कमल है, ये आपका शब्द है। अब ये शब्द रूप में है, लेकिन अगर ये इसी को एक हम वाक्य बना दें, जैसे कमल खिलता है, तो ये आपका पद बन गया। जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है शब्द का तो वो पद कहलाता है, और जब वह सिंगल अकेला रहता है तो वहाँ पर ये शब्द कहलाता है। बस इतना ही अंतर है शब्द में और पद में। ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। वर्णों के क्रमागत व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं वर्णभेद। वर्णभेद में वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की खासियत ये है कि ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ड। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ड जो होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और स्वर की सहायता से उच्चारित वर्ड जो हैं व्यंजन कहलाते हैं। दोनों में अंतर है। स्वर जो हैं वह स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, इनका उच्चारण स्वयं से होता है। लेकिन जो व्यंजन हैं इनके उच्चारण में मैंने बताया था, जैसे कि क में हलंत लगा होता है। जितने भी ये जो है ये हल रूप में होते हैं वर्ड, ये सारे। और सब में जो है जब आपका अ का मेल होता है तभी अक्षर बनते हैं। इसलिए जो है ये जो है स्वर की सहायता से ही उच्चारित होते हैं, यानी कि आश्रित होते हैं स्वर के। स्वर देखेंगे तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं या स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर आपके 11 हैं। यानी कि एक्सेप्ट अयोग वा को छोड़ करके अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो है आपके स्वर हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कुल स्वर कितने हैं, तो कुल स्वर अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ आप ऑप्शन जो है 13 सही करेंगे, यानी कि 13 सही करेंगे। आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये जो अंग और अ है अयोग वाह, इनके बारे में अयोग वाह किसे कहते हैं, अयोग वाह। तो अयोग वाह जो होते हैं ना ये न स्वर होते हैं न ही व्यंजन, न ही स्वर होते हैं न ही व्यंजन। इनकी खासियत है, इनका प्रयोग किया जाता है 2 रूपों में। अगर देखा जाए तो अंग की बात करें तो 2 रूपों में इसका प्रयोग होता है। एक तो अनुस्वार के रूप में
और दूसरा जो है अनुनासिक के रूप में। अनुस्वार में जो है ऊपर बिंदी होती है बस, और जो अनुनासिक के रूप में होता है उसमें जो है चंद्र बिंदु होती है। ये अंतर है दोनों में। जिस तरह से अगर हम लिखेंगे चंद या चंदा, उसी को हम यहाँ लिख देंगे चाँद, तो ये आपका हो गया तत्सम रूप, और ये हो गया उसी का तद्भव रूप। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत ही काम की बातें हैं व्याकरण में, वर्णमाला में। अयोगवाह न ही स्वर है न ही व्यंजन है। इसका जो अयोगवाह का जो अंग है, यानी कि इसे भी अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार जो है ये दो तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। एक तो अनुस्वार स्वयं अनुस्वार के रूप में होता है, दूसरा अनुनासिक के रूप में प्रयोग होता है। जो अह होता है, अह की बात करें तो अह जो है ये विसर्ग बोला जाता है। तो इतने सारे प्रश्न जो है स्वर से आते हैं। अब जब स्वर के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि स्वर भेद कितने हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है। अभी जो है सिर्फ वर्णमाला में इनको हमने सजा लिया कि कितने स्वर हैं। स्वर 11 हैं, कुल स्वर 13 हैं। 2 आपके अयोगवाह हैं, ना ही वो स्वर हैं ना ही वो व्यंजन हैं। अंग जो कि अनुस्वार है उसका 2 रूपों में प्रयोग होता है। एक तो खुद अनुस्वार के रूप में होता है, दूसरा अनुनासिक के रूप में होता है। जितने भी अनुस्वार से बने शब्द आते हैं वो जो है आपके तत्सम में पूछे जाते हैं। जितने चंद्र बिंदु से बने शब्द होते हैं वे आपके तद्भव में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमने यहाँ से प्राप्त की। अब हम इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। हिंदी देवनागरी में जो है 52 वर्णों का समूह है। लिपि में 52 वर्णों का समूह है। ये हमने यहाँ से निकाल लिए। ये जो है कुल आपके 13 है। अब हम देखते हैं, ये जो है आपका क वर्ग है। जो भी पहला अक्षर होता है वही आपका वर्ग डिसाइड करता है। ये है आपका च वर्ग, तीसरा है आपका ट वर्ग, इस वर्ग को पहचान लेंगे। त वर्ग, त वर्ग से मतलब तथ दध न। प वर्ग से प फ ब भ म। य र ल की बात करें तो ये आपके हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है ये। जो ये श श श ये हैं आपके ऊष्म व्यंजन, यानी कि श स स ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन में आ गए। क्ष त्र ज्ञ श्र ये आपके आ गए संयुक्त व्यंजन में। ये आपके हैं संयुक्त व्यंजन। श स स ह क्ष त्र ज्ञ श्र ये जो है आपके संयुक्त व्यंजन हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इनको जो है कई सारे इनके नाम हैं। नवविकसित, इनकी बात की जाए तो ये हैं आपके कई सारे इनके नाम हैं। नवविकसित, उच्छित, द्विगुण इत्यादि जो है नामों से इनको जाना जाता है। क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा जो है झटके से ऊपर उठती है और फिर नीचे आती है, इसलिए उच्चित कहा जाता है। इनके 2 गुण हैं इसलिए इनको द्विगुण कहा जाता है। इनका आविष्कार बाद में हुआ है इसलिए जो है इनको नवविकसित कहा जाता है। अगर यहाँ से वर्गों की बात करें तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक ये जो है आपके 25 हैं। 25 वर्ण हैं जो कि स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। इससे भी प्रश्न आपके खूब आते हैं। स्पर्श व्यंजन, य र ल को मैंने बता दिया कि अंतस्थ व्यंजन है। ये जो तीनों स और ह हैं, यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स और ह, ये जो है आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं।
संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, श्र जो है ये जो है आपके संयुक्त व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जो है दो वर्णों का इस तरह से दो वर्ण मिल करके बनते हैं। अगर बात की जाए छ की तो क, उसके बाद मूर्धन्य श और प्लस अ, इस तरह से आपका छ बनता है ये संयुक्त व्यंजन। त्र की बात करें तो त प्लस र प्लस अ, इस तरह से बनता है आपका त्र। बनता है ज प्लस य प्लस अ, इस तरह से बनता है आपका ज्ञ। श्र की बात करें तो आपका बने पहले श रहेगा तालव्य श, फिर प्लस र, फिर प्लस अ, इस तरह से बन जाता है आपका श्र। ये इससे भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं व्यंजन का, इससे भी प्रश्न खूब आते हैं पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद कर लेंगे। और ये देखें इनकी संख्या देखा जाए तो 4, 4, 8, 4, 12, ये तीनों मिला करके इनकी संख्या जो है 12 है। 4 संयुक्त के, 4 उष्म के, 4 संयुक्त के, तो 12 ये हो गए, 13 ये हो गए, 25 ये और 2 यहाँ हो गए, इनकी संख्या 2 यहाँ लिख लेंगे। अब सबको एक जगह हम मिला लेते हैं तो 25 आपके हो गए स्पर्श व्यंजन, यहाँ 13 हमने जो स्वर है इनको हमने प्लस कर लिया, 12 जो है ये आपके यहाँ अंतस्थ उष्म और संयुक्त को 12 को यहाँ प्लस कर लिया, 2 आपके जो बचे द्विगुण यहाँ हमने प्लस कर लिया। अब हम प्लस कर लेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को 12 हासिल लगा, 1, 3, 4, 5 हो गए 52। ये टोटल जो है वर्णमाला में आपके 52 वर्ण हैं। क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक आपके कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। य, र, ल आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। उष्म जो है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह है। संयुक्त व्यंजन आपके क्ष, त्र, ज्ञ, श्र है। इस तरह से वर्णमाला में इतने 52 वर्ण हैं। अब स्वर के बारे में हम पढ़ेंगे, स्वर भेद के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें दोस्तों में, ताकि जिनको ज़रूरत है उनके पास पहुंच जाए।